तो हमारे पास में जो सिलेबस है, जो टॉपिक है वो डिस्कशन है एसएससी जेई का। देखो एसएससी जेई जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑफर्ड जॉब होती है। एंड यहाँ पे जो जेई का जो मतलब होता है, ये होता है, इसका पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ। एसएससी मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और जेई स्टैंड्स फॉर जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर ये जो होता है स्पेशली डिजाइन किया गया था डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, लेकिन इसको बीटेक वाले जो है ना वो भी दे सकते हैं। बीटेक होल्डर्स भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और वो भी जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। एनीवे, तो इसमें थोड़ा सा और समझाता हूँ आगे। इसमें 3 ब्रांचेज होती हैं मेनली। पहला होता है इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। ठीक है, इसमें जब इसमें कौन कौन सी कंपनी होती है, ये जो जॉब होती है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो ऑफर करती है। और यहाँ पे अगर आपको डिटेल में समझाऊं तो कौन कौन से ब्रांचेस डिपार्टमेंट होती है, वहाँ पे जाते हैं आप लोग। पहला डिपार्टमेंट आता है सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन। इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल और मैकेनिकल को लिया जाता है। इसमें सिविल एंड देन मैकेनिकल का लिया जाता है इसमें। फिर सेकंड आता है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं लोग CWC। फिर सेकंड आता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, ये होता है CPWD। और इस वाले में जो मेनली पोस्ट निकलती हैं वो निकलती हैं सिविल। आप लोगों ने PWD का नाम सुना होगा ना। PWD क्या होता है? पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर करती है तो होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसमें मेनली सिविल और इलेक्ट्रिकल के जॉब निकलते हैं। ठीक है, फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, इसमें आपका जो पोस्ट निकलता है वो निकलता है खाली सिविल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसको हम बोलते हैं MES। इसमें जो पोस्ट निकलता है वो तीनों ब्रांचेस के लिए निकलता है, यानी कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तीनों ब्रांचेस के लिए पोस्ट निकलती है MES में। नेक्स्ट जो होता है वो होता है फरक्का बैरेज। फरक्का बांध जो है वहाँ पे भी यहाँ से वैकेंसीज निकलती हैं। इसमें आपका फरक्का बैरेज में तीनों आते हैं, तीनों ब्रांचेज आते हैं। मैं ऑल 3 लिख देता हूँ, ऑल 3 ब्रांचेज इसमें आती हैं। ठीक है,
ये प्रोजेक्ट बेसिस पे निकलता है। फिर आता है सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CWPRS। और यहाँ पे भी तीनों का नहीं, इसमें 2 का निकलता है। अगर मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे सॉरी तीनों का निकलता है, यहाँ पे ऑल थ्री होते हैं, यहाँ पे भी ऑल 3 होते हैं यहाँ पे, यस यहाँ पे भी ऑल 3 होते हैं। फिर आता है अगला डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे भी आपका तीनों का निकलता है, ऑल 3, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं आगे, और भी है इसमें। एक और आता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, NTRO। यहाँ पर भी आपका ऑल 3 का निकलता है यहाँ पे भी, ठीक है। और इन सब के लिए अच्छा एक और है डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। ये नेवल सर्विसेज में आता है, नेवी वगैरह होती है वहाँ पे जाता है। इसमें आपका मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का निकलता है, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इन 2 का निकलता है। अच्छा ये सब समझा क्यों रहा हूँ मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जितनी पोस्ट्स है ना, ये सारी पोस्ट बहुत वैल्यूबल होती हैं अपने कंट्री के लिए, ठीक है। और इन सब में ये सारी जो पोस्ट होती हैं एक वेल रेपुटेटेड पोस्ट होती हैं, मतलब आप इनको अगर ज्वाइन करते हो किसी में भी, तो नॉट ओनली सैलरी, इसके अलावा बहुत सारे आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट पर्क्स देती है अपने एम्प्लॉयज़ को, वो सारे पर्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बचपन में शौक होता है कि मैं मिलिट्री ज्वाइन करूँ, लेकिन क्या होता है 10th के बाद वो डिप्लोमा करते हैं, तो उनके पास में मिलिट्री ज्वाइन करने के जो अच्छे रास्ते होते हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो जाते हैं। वैसे अब गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिया है कि आप NDA कर सकते हो, लेकिन फिर भी अच्छे रास्ते जो होते हैं ना वो बंद हो जाते हैं। तो उनके पास में एक बहुत अच्छा रास्ता होता है, वो होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का, MES का। वैसे इसके लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें आपका सैलरी ये होता है MES का, जहाँ से आप मिलिट्री में जाकर सर्व कर सकते हो आफ्टर डूइंग डिप्लोमा, ठीक है। ये आपके पास में एक ओनली ऑप्शन है, ठीक है। और ये सब सारे पोस्ट जो होती हैं आप SSC JEE से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा काम कैसा करना होगा, काम ये होगा आपके पास में कि हर एक में आपको एक सेक्शन दे दिया जाएगा। जैसे होता है ना, आपने सुना होगा कि सेक्शन इंजीनियर का नाम सुना होगा, ठीक है, सेक्शन जूनियर इंजीनियर का नाम सुना होगा, तो ऐसे करके आपको सेक्शन दे दिया जाएगा। आपके पास में 10 से 15, 20, 25 लोगों की टीम होगी जो आपके सारे काम जो होंगे डेली बेसिस पे आपको काम मिलते रहेगा, और आपको उन काम को सुपरवाइज करना होगा, मेजर आपका यही काम होगा, ठीक है। तो इसमें जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर समझाता हूँ मैं आप लोगों को, क्या होती है आप लोगों की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने SSC JEE ज्वाइन किया तो। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा अगर आप लोगों में से किसी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देती, लाइक फॉर एग्जांपल मैं तेज़ बोल रहा हूँ, स्लो मतलब धीमे बोल रहा हूँ, तो आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है। पहला जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो होता है सुपरविजन ऑफ वर्क। सारे आपको वर्क जो होंगे, जो काम आपके अंडर में हो रहे हैं, उसका सुपरविजन करना है। दूसरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो होता है प्लानिंग,
ठीक है। प्लानिंग जो होता है आपका, आपको प्लानिंग करनी होती है, आप जो भी आपको काम दिया जाता है उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। फिर आपको अकाउंट्स भी देखने होते हैं, लाइक आपके अंडर में जो लोग काम करेंगे या फिर जैसे भी आपका काम होगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास में एक पर्टिकुलर एक ना स्टॉक वगैरह होता है, प्लस पैसे भी मिलते हैं, तो सारे काम आपको देखने होंगे उधर। दूसरा होता है स्कीम एग्जीक्यूशन। ऐसे बहुत सारे स्कीम्स होती हैं जो कि गवर्नमेंट निकालती है, लाइक रोड बनाना है या फिर कहीं पुल बनाना है या फिर कैसे आपको बिल्डिंग्स बनानी है, तो उन सब का स्कीम्स जो होती है ना वो आपके अंदर में ही होंगी और उसको आपको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना होगा। एंड असिस्टिंग सुपीरियर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि जो लोग बीटेक करके ज्वाइन करते हैं, जो लोग बीटेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, बीटेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर वो ज्वाइन करते हैं तो वो उनका पोस्ट होता है एई, एसोसिएट इंजीनियर, ठीक है, और आपका पोस्ट होता है जूनियर इंजीनियर। तो आप लोगों को इन लोगों को असिस्ट करना होता है, ठीक है, इनको असिस्ट करना होता है इनके कामों में, ठीक है। तो ये आपका कुछ आपके वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी जाती हैं जब आप वहाँ पे ज्वाइन करते हो तो, ठीक है। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी, जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो होती है 35,400 से लेके 1,12,400 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है, इतना आपको सैलरी मिलता है इसके बीच में। और ये किस पर डिपेंड करेगा सैलरी, कि आपकी पोस्ट कैसी है, आप कहाँ पे लोकेटेड हो, और प्लस आपका मेरिट कैसा है। मेरिट इन सब की चीज़ों के हिसाब से आपके पास में ये डिपेंड करेगा सैलरी, ठीक है ना, इस वाले केस में। प्लस हर एक साल आपका अराउंड 4 to 5% आपका इंक्रीमेंट होता है। प्लस आपके पास में अलाउंसेज मिलते हैं, लाइक जैसे कि आपने एमईएस ज्वाइन किया तो आपको रहने के लिए अलाउंस मिलेगा, खाने के लिए अलाउंस मिलेगा, मेडिकल के लिए अलाउंस मिलेगा, आपके बच्चों को पढ़ने के लिए अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ पे पूरी। तो इसमें अगर मैं आपको नेट अलाउंस बताऊँ, नेट अलाउंस मतलब आपको नेट पैसा कितना मिलेगा, अगर मैं तुमको सब चीज़ ऐड करके बताऊँ तो नेट अलाउंस मिलेगा, समझ लो कि अप्रॉक्सीमेटली 44,000 रुपीज़ PM स्टार्टिंग में। अगर उसकी जो सैलरी अगर मान लो 35,400 रुपये फिक्स हुई है, 35,400 रुपये फिक्स हुई है जो कि सबसे कम सैलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग में जो उसको इन हैंड पैसा मिलेगा वो इतना होगा, जिसमें आपके सारे अलाउंसेज इंक्लूडेड है, ठीक है। और अगर मान लो कि पैसे ज़्यादा हो गए, मान लो कि सैलरी अलग फिक्स हुई है आपके लिए, ठीक है, तो वहाँ से ना आप लोग कर सकते हो, वहाँ पे आपको अलग सैलरी मिलेगी, ज़्यादा पैसे मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे बेसिक सैलरी जो होती है, सबसे कम जो सैलरी होती है वो 44,000 रुपये पर मंथ होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है आपके पास में डेयरनेस अलाउंस होता है, MA मेडिकल अलाउंस होता है, फिर HRA होता है, HRA क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस, फिर TA होता है ट्रेवल अलाउंस, फिर होता है अदर स्पेशल अलाउंसेस, ठीक है। मतलब इतने सारे आपको अलाउंसेस मिलेंगी जो कि इसमें इंक्लूड होंगी। अगर मान लो आप इनमें से कोई नहीं लेते हो तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा, और आप सारे लेते हो तो आपको खाली इतना पैसा इन हैंड मिलेगा। आपको रहने के लिए घर मिलेगा, खाने के लिए खाना मिलेगा, ठीक है, घूमने के लिए गाड़ी मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। तो ये होता है जूनियर इंजीनियर का रुतबा जो कि सेंट्रल में काम करते हैं। ओके, अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है
वो आपका थ्रू SSC JE एग्ज़ाम इसके थ्रू होता है, ठीक है। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है मेंस स्लैश प्रीलिम्स एग्ज़ाम, जो सबसे पहले देना होता है। नहीं, मेंस प्रीलिम्स बोलते हैं, नहीं प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोलो, प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोलो। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में सबको आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज। यस सर, क्लियर है। ओके। यस सर। तनुजा या फिर राम्या, आप लोगों को समझ में आ रहा है? कैन यू अंडरस्टैंड? ओके दुष्यंत, नाइस क्वेश्चन। ओके गुड, राम्या गुड। सो एज क्या होता है, देखो अभी समझाऊंगा मैं एज क्या होता है। अभी पहले आप इतना कर लेते हैं, फिर मैं एज भी समझा दूंगा मैं। प्रीलिम्स के बाद में होता है कन्वेंशनल, और फिर आता है आपका मेडिकल नहीं, सॉरी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके 3 स्टेप्स होते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, अभी इसके बाद हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। कन्वेंशनल में आपके पास में जो सीटी का क्वेश्चन होता है, सीटी होता है 3 घंटे का होता है, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, वैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है उसका आपको वो करना पड़ता है, आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ता है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि एज क्या होता है, ठीक है। तो जब समझाता हूँ एज की लिमिट क्या है। देखो आपके पास में जो एज होती है वो होती है अप टू 30 ईयर्स, ठीक है। और प्लस शायद मेरे ख्याल से 5 साल का वो मिल जाता है रिलैक्सेशन फॉर SC ST क्राइटेरिया, ठीक है। मेरे ख्याल से, मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है। तो हर एक में अलग अलग होता है, कुछ में 32 साल है, कुछ में 32 साल है। तो हर एक में आपके पास में अलग अलग होता है। वैसे मेनली 30 साल और 32 साल में ही डील करते हैं, इससे कम में तो कोई है नहीं, ठीक है ना। 30 साल और 32 साल में ही सब डील करते हैं, ठीक है। और SC ST को आपके पास में SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल का, PWD मतलब क्या होता है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इनको मिलता है 10 इयर्स का रिलैक्सेशन। और PWD प्लस OBC अगर होता है, PWD प्लस OBC होता है तो उसको मिलता है 13 साल का। फिर PWD प्लस SC ST होता है तो इनको मिलता है 15 इयर्स का। फिर अगर मान लो कि एक्स सर्विसमैन है, मतलब कि किसी ने पहले जॉब कर रखी है सर्विसमैन, तो उसमें क्या होता है कि 3 साल जो कि आपकी एक्चुअल एज है उससे 3 साल डिडक्ट कर लिया जाएगा। और फिर वो मतलब 3 साल 5 साल हर एक में अलग अलग होता है, किसी में 8 साल का होता है, ठीक है ना। तो वैसे करके होता है, आपको वहाँ पे ज्वाइन करना होता है। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, डिग्री या फिर डिप्लोमा, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को कोई इसके बेसिक क्राइटेरिया में कोई डाउट नहीं होगा। किसी को कुछ डाउट है तो मेरे से पूछ सकता है अभी। ठीक है, देखो इसमें ना ऑटोमोबाइल वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें एक बस उनकी जॉब्स बहुत कम होती हैं। ऑटोमोबाइल वाले पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं लेकिन उनकी जॉब्स बहुत कम होती है, ठीक है। और बट कोई दिक्कत नहीं है, अपने को भी सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का ही रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा सिलेबस देख लेते हैं एक बार। हाँ बताइए बताइए बताइए।
सर आपने बोला जो एज का क्राइटेरिया है वो ओबीसी वाले के लिए मतलब 32 या 30 बोला आपने। हाँ। बट सर अभी तो हम लोग 18 और 18+ है, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इस सब के लिए सर। अरे अरे ऐसा है, मैंने एज क्राइटेरिया मतलब क्या होता है ना कि आपका एज मतलब कि वो मैक्सिमम एज बता रहा हूँ मैं आपको, क्राइटेरिया मतलब ऐसा नहीं है, मैं आपको आई एम टेलिंग यू अबाउट मैक्सिमम एज। आप 18 साल के बाद में ज्वाइन कर सकते हो, एंड मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स है। ओके सर। ठीक है, कोई और डाउट ओके किसी को? सर। कोई और डाउट नहीं है? सर हाँ बताइए। सर जैसे कि ये जो एसएससी जेई की क्लासेस है, तो जैसे कि अभी हम लोग की क्लासेस मतलब कॉलेज से भी चल रही हैं और इधर से भी प्रोवाइड होंगी, तो सर जो पूरा सिलेबस वगैरह जो भी होगा वो सब आप प्रोवाइड कराएंगे हमें कंटिन्यूस क्लासेस? यस यस, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ क्या क्या मिलेगा, मैं आपको वही चीज़ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके सर। यहाँ पे डेली, जैसे कि मान लो कि आप इलेक्ट्रिकल से हो, मतलब कि मेरा नाम प्रीतम कुमार सिंह है और मैं इलेक्ट्रिकल में डील करता हूँ। इसके अलावा फिर आपके टीचर्स होंगे अनमोल ट्विकले, वो आपको मैकेनिकल और सिविल में होंगे। ठीक है, और आपके अमन अमन शील सर हैं, ये आपको सिविल पढ़ाएंगे, वो मैकेनिक, मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक बार और। मेरा है प्रीतम कुमार सिंह, ये मेरा नाम है। एंड मैं जो आपको पढ़ाऊँगा, आपका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। ठीक है, एंड जनरल नॉलेज, जीके, जीएस, ये सारी चीज़ मेरे अंडर होंगी। इसके अलावा आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल पूरा मेरे अंडर होगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके दो टीचर्स और हैं, अनमोल ट्विकले, ठीक है, अनमोल ट्विकले एंड अमन शील, ये दोनों आप लोगों को पढ़ाएंगे सिविल या फिर मैकेनिकल। इनकी तैयारी ये लोग करवाएंगे। ठीक है, तो ओके, क्लासेस कैसे होंगी मैं आपको समझा देता हूँ। एप्टीट्यूड, जीके, रीजनिंग, ये जो क्लासेज हैं आपकी पहली वाली जो क्लासेज जो मैं लूँगा, ये डेली की बेसिस पे होंगी फ्रॉम, ये लिख देता हूँ, फ्रॉम 9 to 10, जिसमें हम लोग एप्टीट्यूड और रीजनिंग ऑल्टरनेट डेज में करेंगे। मतलब एप्टीट्यूड रीजनिंग हम लोग एक दिन कर लिया हमने, तो अगले क्लास में हम लोग जीके जीएस करेंगे, फिर उसके बाद एप्टीट्यूड रीजनिंग, फिर जीके जीएस। या फिर बताओ ऐसा करना है कि 3 दिन एप्टीट्यूड रीजनिंग कर लेते हैं, फिर 3 दिन जीके जीएस, कैसे करना है आप लोगों को? सर जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही ठीक चलेगा। है ठीक है, मतलब हम लोग पहले अभी स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग और फिर ऑल्टरनेट डेज में जीके जीएस, इससे स्टार्ट करते हैं। और इलेक्ट्रिकल की जो क्लासेज होंगी वो शाम को 6 से 7 होंगी। तो आई डोंट थिंक कि आपका कॉलेज टाइम कहीं भी क्लैश कर रहा है। नो सर ठीक है। ठीक है, किसी का कॉलेज का टाइम क्लैश करता हो? तनुजा, यस राम्या, सर। हाँ क्या हो गया, कौन कौन है? हाँ सर कौन? मैं मोहित सिंघल मोहित बोल सिंगल, रहा हूँ हाँ सर, सिविल ब्रांच हाँ से। हाँ, ठीक है ठीक है। सर हमारी 2 क्लासेस सुबह रहती हैं, कितने बजे? 9 से 10 में। फ्राइडे और सैटरडे को 9 से 10 क्लास रहती हैं। ठीक है, अगर और, सिर्फ हाँ, फ्राइडे और सैटरडे। ओके ओके ठीक है, और किसी क्लास टाइम क्लैश कर रहा हो? अप टू 5 PM सर, ओके ठीक है। राम्या, तो फिर हम लोग, गुड गुड, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी जो क्लासेज हैं वो शाम को रखेंगे ना, 6 से 7 रखेंगे। तो राम्या, आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत होगी। डू वांट क्लास अप टू 5 PM, मतलब कैसे आप चाहते क्या हो? प्लीज़ इलेबोरेट। ठीक है, मोहित, हमारी जो क्लासेज है ना ये वाली, वो ऐसा यस करेंगे सर। कि मैं उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा मैं, आई थिंक। ठीक है, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि अभी फ़िलहाल में इस क्लासेस को फ्री रखते हैं, जब तक, मतलब अभी हम लोग फ्री रखते हैं इसको।
तो मैं इस जैसे रिकॉर्डेड वीडियो मिल हाँ जाएगी तो कोई इशू नहीं हाँ है 2 हाँ दिन के लिए। 2 दिन का मैं रिकॉर्डेड करके आपको आपको यूट्यूब पे ठीक है राम्या, बहुत सही। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉलेज टाइमिंग्स आर फ्रॉम 9 to 5 PM। आप दोनों सिस्टर्स में दिक्कत है कि खाली आपके लिए दिक्कत है? तनुजा को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एनीवे तो मैं इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं। तो आई थिंक अच्छा दोनों की दिक्कत है। ओके, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशन हम निकालेंगे। राम्या और तनुजा, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग, ताकि कुछ ना कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाए। या तो एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है, डोंट वरी। या फिर मैं अभी यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यही सिविल और मैकेनिकल क्लासेज, तो आप लोगों को जो टीचर्स हैं अमन सर और अनमोल सर, ये लोग आपको बता देंगे कि कब इनकी क्लासेज हुआ करेंगी, ठीक है। और फिलहाल में मैं आप लोग जिन जिन लोगों ने एक काम करना, आप लोग ना मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ आप लोगों को, 8791234916। तो इस नंबर पे आप लोग अपना मैसेज कर देना। वैसे जिन लोगों ने नेस का फॉर्म भरा था, जिन्होंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो उनका तो मेरे पास नंबर है, ठीक है। मैं आप लोगों को उस पर एक ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे आप लोगों को ऐड कर दूंगा मैं। और जिन लोगों ने नेस के लिए अप्लाई नहीं किया था, स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरा था, वो लोग मेरे को प्लीज़ अपना ये जो है व्हाट्सएप इस पर कर दें, इस वाले नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर दें, ताकि मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दूँ। एनीवे, तो हम लोग वहाँ पे जो भी शेड्यूल होगा, मैं आप लोगों को शेड्यूल वहीं पे भेजता रहूँगा मैं, कब क्लासेज होंगी, उसके लिंक क्या हैं, तो मैं क्रिएट करके वहाँ भेजते रहूँगा मैं। एंड आई थिंक कि ऐसे जैसे मैंने अभी मेल करना स्टार्ट किया है, तो बहुत सारे लोगों का, 2-3 लोगों का ही रिस्पॉन्स आया मेरे पास में कि हाँ मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप मेरे ख्याल से सब लोग यूज़ करते हैं, तो आई थिंक ये अच्छा रहेगा। एनीवे, तो अब जैसे हम सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहेगा इसमें। सर बट जैसे कि आपने बोला जो नेस का जो फॉर्म है वो बाकी लोगों ने भरा हुआ है, और अभी हम लोग को तो न्यूली पता चला है कि ओके, एसएससी क्लासेस का, हाँ तो फिर हम लोग का क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। देखो, आप लोग जो ऑलरेडी मेरे से पढ़ रहे हो ना वहाँ पे, जो ऑलरेडी ICT सेंटर्स के लोग हैं, जो कि ऑलरेडी यस मेरे सर, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी। हैं, हाँ, तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को तो मैं अपने क्लास में अलाउड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ओके आप लोगों को सर। कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे, ये मतलब नेस हमने स्टार्ट किया था ताकि उनके लिए जो कि बहुत जिनकी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सही नहीं होता, और बट टैलेंटेड होते हैं, ठीक है, उनके लिए ऐसा होता अच्छा है कि सर, कोचिंग्स, ओके सर। तो उनके लिए हमने स्टार्ट किया था। और हमने थ्रू आउट हर एक क्लासेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। हर एक मेनली हमने फोकस किया था DI के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। और प्लस जो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को अलग से पढ़ाता हूँ उसमें ICT सेंटर में, तो मुझे लगा नहीं कि ऐसा अप्रोप्रिएट होगा मुझे ऐसे एडवर्टीजमेंट, ओके सर, ऐसे एक्चुअली आई एडवर्टीज, डोंट नो हाँ, व्हाट इज दिस एक्चुअली। ओके, मुझे लगा नहीं कि ऐसे एडवर्टीजमेंट करना सही रहेगा, तो इसलिए मैंने किया नहीं था। एनीवे, अभी आप लोग बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्वाइन कर लेना। अब ये समझते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा प्रीलिम्स के लिए। देखो, मेन फोकस होता है प्रीलिम्स निकालने का, तो सिलेबस कैसे रहेगा मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। तो प्रीलिम्स में क्या होता है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये जो होता है 200 क्वेश्चंस का होता है और 2 घंटे का होता है। सॉरी, तो इसमें क्या होता है, जो आपका मेन जो सिलेबस होता है कुछ ऐसे डिवाइडेड होता है। पहला आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये होता है 50 मार्क्स का, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, ये कैटेगरी भी 50 मार्क्स का होता है। एंड जो थर्ड आता है वो होता है जनरल इंजीनियरिंग, ये आपका 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ
कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग टेस्ट किया जाता है कि आप मेंटल कितने एलिजिबल हो एक डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को डील करने में, ठीक है, ये इसमें होता है। जनरल अवेयरनेस में क्या आता है आपका जीके जनरल नॉलेज, फिर सीए करंट अफेयर्स, एंड देन योर जीके सीए एंड एक और होता है जीएस जनरल साइंस, मतलब कि आपके 9th 10th लेवल तक जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो जीएस के अंडर में आ जाता है। तो ये जो टॉपिक्स है ये मैं डील करूँगा मैं, और टाइमिंग रहेगा 9 to 10, और इसका यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर में अपलोड करते जाऊँगा मैं, और प्लस वर्कशीट जो होगा मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे देते जाऊँगा मैं, ठीक है। जनरल इंजीनियरिंग में क्या होता है, डिफरेंट 3 ब्रांचेज मेनली होते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। तो इन तीनों ब्रांचेस का अलग अलग से आपको एग्जाम होता है, ठीक है। जैसे अपने इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल में आपका अलग से 100 नंबर का इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन होंगे। सिविल से हैं तो सिविल में आपका 100 नंबर का होता है, और मैकेनिकल भी आपका 100 नंबर का होता है। अब क्या होता है मेनली मैं आपको समझाता हूँ क्यों हम लोग ऐसे अलग से आपको SSJE की कोचिंग लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये सब पढ़ते हो, ये सब इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, सिविल के सब्जेक्ट पढ़ोगे, मैकेनिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे, लेकिन फिर क्यों कोचिंग की जरूरत पड़ती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो आप लोगों को इसमें से अगर आप नॉर्मली बिना तैयारी के अगर बैठते हो तो आप लोग आसानी से इसमें से 20 से 30 नंबर अटैम्प्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। या फिर मान लो कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, आपके 80-90% आते हैं, तो आराम से 50 से 60 नंबर का आप इजीली अटैम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत इजी पेपर होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं भी की, कभी भी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप आसानी से यहाँ से ना इस वाले जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 20 नंबर लेके आ सकते हो। कभी प्रैक्टिस नहीं करी, 20 से 30 नंबर लेके आ सकते हो, 20 से 30 नंबर, ठीक है, क्योंकि बहुत 9th लेवल की मैथ्स होती है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मेनली कहाँ पे सफ़र करते हैं लोग, मेनली जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे सफ़र करते हैं, यहाँ पे उनका नंबर स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है जनरल अवेयरनेस में, जीके सीए में, क्योंकि मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है, हु इज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। आई डोंट थिंक कि बहुत सब लोगों को पता होगा, ठीक है। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पूछी जाती हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता क्योंकि हम लोग कभी भी इसमें ज़्यादा स्टडी नहीं करते। ओके, तो कोचिंग की ज़रूरत क्यों है मैं आपको इसको समझा देता हूँ। पहली बात, कोचिंग के हेल्प से आप ये वाला पार्ट कवर हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़, क्योंकि आप लोग ये 20 से 30, देखो नो डाउट कि आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होगी, मुझे इसमें कोई भी शंका नहीं है कि आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, लेकिन होता क्या है कि टाइम बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है, 2 घंटे का ही टाइम होता है, तो आप इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। क्यों कर पाते हो, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। तो कोचिंग की हेल्प से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे इसको बहुत शॉर्ट तरीके से, मतलब कि एक क्वेश्चन को मुश्किल से 10 से 20 सेकंड में आप इजीली सॉल्व कर पाओ। कैसे कर पाओगे मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, मैं ये आपका यहाँ पर कवर करा दूंगा मैं। देखो 2 तरीके होते हैं, पहला होता है कि आपको एक एक करके सारे सवाल को अटेम्प्ट करना होता है, मतलब कि लाइक मैं सवाल खाली क्वेश्चन कराते जाऊँ और वो कराते जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा कोशिश करूँगा जैसे ना पढ़ाऊँ, मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ पढ़ाऊँगा मैं, और फिर वहाँ से क्वेश्चन निकाल के सॉल्व कराऊंगा मैं, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या होता है कि कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं पढ़ाए जाते। इस जनरल इंजीनियरिंग में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होती हैं लेकिन वो आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो आपके सिलेबस में होती हैं लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, ठीक है, तो वो भी आती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रैक्टिस आपके कॉलेज में नहीं कराई जाती, आप क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व नहीं करते हो जो कि आपको ले जाए इस पर्टिकुलर आपका मेंटल एबिलिटी होए वो इनको सॉल्व करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपको कॉलेज में प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, वो आपको यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, मैं क्या पैटर्न क्या होगा पढ़ाई करने का। हर एक क्लास में मान लो कि ऐसे समझ लो कि आज मैंने एप्टीट्यूड पढ़ाया,
तो उसके आपको 10 से 15 या फिर 20 क्वेश्चंस का डेली टू डेली, जब जो जो क्लास होगी उसी क्लास का 10 से 20 या 15 क्वेश्चंस का एक सीट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा मैं, और बाकी के क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। हर एक में ऐसा होगा। तो अगर मैं ऐसे समझाता हूँ मैं कि अगर मान लो कि मैंने 10 क्वेश्चन भी डेली रखा, ठीक है, और हमने अप्रॉक्सीमेट मान लो कि 10 महीने तक हमने पढ़ा, ठीक है, और 10 महीने पढ़ा, और हर एक महीने मान लो 30 दिन थे और 10 क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई करते हो, तो मैं एक सब्जेक्ट की बात बता रहा हूँ मैं, तो अप्रॉक्सीमेटली हो जाते हैं 3000 क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? 3000 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। आप हर एक सब्जेक्ट का 3000 क्वेश्चन कर लोगे। एनीवे, तो 3000 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर पाओगे हर एक बेसिस पे, ठीक है। तो हम समझेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जरूरी नहीं है कि 10 क्वेश्चन हुए, 15 क्वेश्चन भी हो सकती हैं, 20 क्वेश्चन भी हो सकती हैं। मेरे ख्याल से ऐसे सफिशिएंट रहेगा समझना। दूसरी चीज़, क्या बेनिफिट है? दूसरी बेनिफिट ये है कि जिन लोगों ने नेस का एग्ज़ाम दिया हुआ है, या फिर मतलब जिन्होंने नेस में पार्टिसिपेट किया हुआ है और उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया हुआ है, या फिर यहाँ पे जो पेड मेंबर्स हैं, जो कि मतलब कि लिटरली हमको फ़ी पे करते हैं, जो नॉर्मल जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, उनके लिए हमारी कोचिंग एक और ऑफ़र लेके आई हुई है, जो कि आपको सर्टिफिकेट देगी। किसमें? आपके रिलेटिव फील्ड के कुछ कंप्यूटर कोर्सेज में। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो इलेक्ट्रिकल के लिए C++, जावा या फिर आपका, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होता है। तो इनमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, और जो आपके मैकेनिकल या फिर सिविल के हैं उनके लिए ऑटोकैड, स्टैड प्रो, रेबिट, उनके लिए ये हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी आप एक सर्टिफिकेट चूज कर सकते हो, उसे पढ़ सकते हो, और फिर आप उसमें हम लोग उसको उस सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करा देंगे। जो सर्टिफिकेट होगा वो उसका डिटेल समझा देता हूँ कि कैसे ऑथेंटिक होगा सर्टिफिकेट। वो आपने शायद नाम सुना होगा आप लोगों में से MIT का, और बहुत सारे लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। मैं समझाता हूँ MIT होता क्या है। MIT का फुल फॉर्म जो है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, समझाता हूँ इसके बारे में क्या है। ये यूएस की एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वर्ल्ड्स नंबर वन टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में IITs भी क्या है, IITs भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, लेकिन अगर IIT की रैंकिंग निकालता हूँ वर्ल्ड में, तो यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 80-90 के रेंज में IIT स्टार्ट होती हैं। ये 20 से 30 सालों से वर्ल्ड के नंबर 1 रैंकिंग पे है, ठीक है, MIT। तो इसके स्पॉन्सरशिप में हम लोग एडुकाडो हब से सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और अगर मैं यही कोर्स आप MIT से करते हो, तो उन कोर्सेज का जो रेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली $80 का होता है। $80 यानी कि हो गया अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज़ का, ठीक है। तो सर जो हाँ, सर जो बोला आपने सर्टिफिकेशन का जो प्रोसेस है, इसकी जो लोग फी पे करते हैं आप लोग को, और हमें चाहिए सर्टिफिकेट, मतलब कोर्स करना है, मतलब इसका, तो हम लोग को फी क्या पे करना पड़ेगा? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ऐसा है कि जो लोग यहाँ पे जिन्होंने नेस एग्ज़ाम नहीं दिया था, उनके लिए ऐसा था कि उन लोगों को 500 रुपीज़ पर मंथ पे करना था, जिन्होंने नेस का एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया था लेकिन क्लियर नहीं किया था, और जिन्होंने नेस दिया ही नहीं था उनके लिए हमने 1000 रुपीज़ पर मंथ का रखा था। एनीवे, मैं आपको समझाता हूँ। जो कि डिस्टेंस के स्टूडेंट्स के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी एक अनदर ऑफ़र है। एक्चुअली हम लोगों ने एक और लॉन्च किया था, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया था, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। जैसे कि आप मेरे वेबसाइट पे जाओगे ना, वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आ जाएगा, एक सेक्शन आ जाएगा जिसमें था C प्रोग्रामिंग कोर्सेज का। अभी हमने C का लेक्चर बना कर इसमें अपलोड किया हुआ है, ठीक है। C प्रोग्रामिंग कोर्सेज का आ जाएगा। तो एक और अल्टरनेट वे है, आप लोगों को यहाँ पे जाना है, वहाँ से आपको अपने सारे कोर्स कंप्लीट करना है। फिर हम लोग अभी इसी वीक में हम लोग निकाल देंगे वहाँ पे पेमेंट का। वहाँ पे आप लोगों को खाली 200 रुपये पे करना है, और आपको एक एग्ज़ाम देना है,
और उस एग्ज़ाम के बाद में क्या हो जाएगा, आपके पास में सर्टिफिकेट हम लोग मेल कर देंगे। तो लेकिन ये जो सर्टिफिकेट होगा एक्चुअली ये कम्प्लीटली MIT से नहीं होगा, ये एडुकाडो हब ई लर्निंग के थ्रू होगा, ठीक है ना, एडुकाडो हब ई लर्निंग के थ्रू होगा। MIT का वहाँ पे स्पॉन्सरशिप होगा लेकिन कम्प्लीटली इंटरवीन नहीं होगा, ठीक है। मतलब आप इसके लिए ये भी अप्लाई कर सकते हो, बात एक ही है, लेकिन जो नेस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये ऑफर दिया जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मैं समझा दूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को पहले भी समझाने वाला था बट अभी समझा देता हूँ कि जिन लोगों ने नेस क्लियर किया है वो लोग इस बात के वो उसमें ना रहें कि आप लोगों ने नेस क्लियर कर लिया तो हम लोग आपको पूरे साल भर फ्री में पढ़ाएंगे या फिर पूरी आपको सर्टिफिकेट देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको क्लियरली बता दूं पहले ही, ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को हर एक एग्जाम में मिनिमम 85% एंड अबव रखना पड़ेगा, तभी आप स्कॉलरशिप के काबिल होगे। अगर आपने पढ़ाई बंद कर दी या फिर आपने प्रॉपर हमारे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट नहीं किया या फिर कुछ भी किया आपने, तो आपका जो स्कॉलरशिप है उसको हम लोग किसी भी टाइम पे हम लोग इवोक कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग किसी टाइम पे भी ऐसा लगा कि आप स्कॉलरशिप का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो या फिर कुछ पढ़ नहीं रहे हो, आप लोग वर्कशीट सॉल्व नहीं कर रहे हो, हमको लगा ऐसा कभी भी, तो मैं आप लोगों को ये जो है इवोक कर लूँगा मैं स्कॉलरशिप, ठीक है, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, प्लस आपको फिर फी भी पे करना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, तो आप लोगों को पढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ओके, एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, जो हमारे पास में अभी सितंबर में फॉर्म निकलेगा 2021 के लिए, उसके बाद में आपका जनवरी या फिर फरवरी इस टाइम पे एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स का, ठीक है। तो उसके से पहले हम कोशिश करेंगे कि कोर्स कंप्लीट हो जाए और एक बार रिवीजन भी हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहेगा। तो मैं आपसे उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पे क्लासेस को अटेंड करेंगे और डेली आपको जितना भी काम दिया जाता है उसे करना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊँ तो आपको 4 से 5 घंटे खाली SSC JEE में जाएगा, जिसका 2 घंटा आपका कोचिंग में जाएगा और बाकी के 3 जो घंटे हैं उसके 2 या 3 घंटे आपके नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करने में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन का मोड कैसा भी हो सकता है, हम लोग कन्वेंशनल भी दे सकते हैं, मतलब कि आपका जो CT टाइप में होता है वैसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसा भी डिपेंड करेगा उसे दे देंगे। हर एक 15 या 20 दिन में या फिर हफ्ते भर में जैसा टीचर का मूड होता है उसी बेसिस पे आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, हर एक 15-20 दिन या फिर 1 महीने के अंदर में ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उस एग्ज़ाम को आप लोग कृपया करके ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा, चीटिंग मत कीजिएगा। और क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता हूँ लोग चीटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो अपने से ईमानदार बनिएगा, इसको ऑनलाइन बैठ के सॉल्व कीजिएगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और थोड़ा सा और समझाऊँ कि ओके हाँ ये हो जाएगा, और कुछ बताना था, और किसी कुछ पूछना पूछ लो मेरे से, किसी कुछ पूछना हो। अच्छा एक चीज़ और कि आप लोग ना ज़रा सा इसको प्रमोट भी करो यार, अपने क्लासमेट्स वगैरह में प्रमोट करो, ओके सर। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं किसी को, तो मैं क्लास को टर्मिनेट करता हूँ। चलो बाय।